हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जीएसटी से रिलेटेड जितने भी लेजर्स हैं उसको कैसे दिखाएं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऑडिटर्स रिपोर्ट में, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, इन सब में जीएसटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस आप अगर कारों में रिपोर्टिंग करते हो तो जीएसटी लायबिलिटी का क्या इम्पैक्ट आएगा, राइट। सो ये काफ़ी प्रैक्टिकल इश्यूज है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हो, अकाउंट ऑडिटिंग में या फिर इनकम टैक्स में, बट आपको सब में ये चीज़ काम आएगी जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। कंपनी लॉ में भी आपको, ये कारों में भी काम आएगी जीएसटी की। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्लोजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कैसे दिखाने वाले हो। आपको अगर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी दिखाना है, मतलब आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, आपका आउटपुट उतना ज़्यादा था नहीं, अब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अनयूटिलाइज्ड है, तो आप उसको कहाँ दिखाओगे? अदर करंट एसेट्स में दिखाओगे आप उसको, राइट। आप उसको दिखाओगे अदर करंट एसेट्स में। जीएसटी पेएबल अगर आपका बाकी रह गया, मान लो कि आपके पास लायबिलिटी ज़्यादा थी, आपने आपकी मार्च की लायबिलिटी आपने कब पे किया? अप्रैल में पे किया। एवरी मंथ में रिटर्न फाइल करने के पहले हम पे करते, तो मार्च की लायबिलिटी आप मान लो 20 अप्रैल को पे कर रहे हो, तो मार्च एंड में तो आपकी लायबिलिटी दिखेगी बुक्स में, तो वो दिखाया जाएगा कहाँ पे? अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर, राइट। फिर है बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अगर आपके पास आपने पोर्टल पे एक्स्ट्रा पैसा जमा करके रखा है, मान लो आप कैश लेजर लाइक पेटीएम, अब पेटीएम में आप बैलेंस जमा करके रखे हो, अभी तक यूज नहीं किए हो, उसको आप कहाँ दिखाओगे? आपका क्या है वो? एसेट है ऑफ कोर्स। अगर आपका पैसा जमा हुआ है, अगर आपने यूज नहीं किया उसको, इसका मतलब आपका एसेट पड़ा हुआ है, आप उसको दिखाओगे अदर करंट एसेट्स में, राइट। इनएलिजिबल आईटीसी, इनएलिजिबल आईटीसी हुआ डेबिटेड टू रेलेवेंट एक्सपेंसेस या सेपरेट लेजर एक्सपेंस अंडर पीएल। मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी लाइबिलिटी है आपकी, राइट, अगर कोई भी लाइबिलिटी है आपकी, आपने क्या किया? उसको पहले पेमेंट कर दिया, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने अपनी आईटीसी जो है वो गलती से अपने बुक्स में ज्यादा दिखा दिया, राइट। अब आप बुक्स में उसको आईटीसी दिखा के रखे हो, आप वो आईटीसी तो आप ले नहीं सकते, तो आप क्या करोगे उस आईटीसी का? आपको उसको रेलेवेंट एक्सपेंस में, या मान लो आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर में आपने आईटीसी लिया था, आपको उसको आईटीसी नहीं दिखाना था, आप उसको डेबिट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उस आईटीसी को आप राइट ऑफ करके रेलेवेंट लेजर के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दोगे। तो अगर आपका आईटीसी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अगेंस्ट था, आपने गलती से ले लिया, आपको नहीं लेना था, तो आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में उसको दिखा दोगे। फूड एंड बेवरेजेस का था तो आप फूड एंड बेवरेजेस में ही दिखा दोगे। या फिर अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, मल्टीपल लेजर्स हैं जिसका आप आईटीसी लेके रखे हो, तो इन दैट केस आप उसको डेबिट कर दोगे टू द सेपरेटली टू पीएल, मतलब आप एक सेपरेट लेजर बना दोगे, इनएलिजिबल आईटीसी एक्सपेंसेस बोल के आप उसको पीएल में दिखा दोगे, राइट। नेक्स्ट, रिफंड क्लेम्ड बट नॉट रिसीव्ड। अगर कोई भी रिफंड आपने क्लेम किया बट आपको नहीं मिला वो पैसा, राइट, अगर आपने रिफंड का क्लेम डाला था बट आपको पैसे नहीं मिले, मतलब ये आना बाकी है आपका रिफंड, तो आप जीएसटी रिफंडेबल लेजर खोल के रखोगे, मतलब आपको मालूम है ये पैसे आने हैं बट अभी गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, तो आप उसको क्रेडिट लेजर या कैश लेजर जिसमें भी है उससे ट्रांसफर करके आईजीएसटी रिफंडेबल में खड़ा कर दोगे। अगर आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस था, आप उससे अब रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो क्रेडिट लेजर को कम करोगे, रिफंडेबल लेजर को बढ़ा दोगे। रिफंड क्या है? मेरा एसेट है, मुझे मिलना बाकी है, सिमिलर टू डेटर्स, जैसे मुझे डेटर्स से पैसे मिलने हैं, रिफंड भी मिलना बाकी है, उसको अदर करंट एसेट्स में दिखाऊंगा। रिफंड क्लेम डिसअलाउ। अगर मेरा कोई भी रिफंड क्लेम था, एसेट था, अब वो मेरा डिसअलाउ हो गया, राइट, अब वो मेरा डिसअलाउ हो गया, गवर्नमेंट ने बोला आपको रिफंड हम लोग नहीं देंगे, तो इसका मतलब दो चीज हो सकता है, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो आईटीसी तो एलिजिबल था बट रिफंड एलिजिबल नहीं था। आईटीसी एलिजिबल था मतलब मुझे उसका इनपुट टैक्स रेट मिल जाएगा बट मुझे गवर्नमेंट कैश में पैसे नहीं देगा, तो मैं उसको रिफंडेबल अमाउंट से हटा के दोबारा क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर दूंगा क्योंकि मेरा क्रेडिट लेजर वापस बढ़ जाएगा, राइट। अगर मेरा वो रिफंडेबल जो अमाउंट था वो गवर्नमेंट के हिसाब से इनएलिजिबल था, मुझे मिलना ही नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? उसको रेलेवेंट एक्सपेंस के हेड में राइट ऑफ कर दूंगा, उसको रेलेवेंट एक्सपेंस लेजर हेड में राइट ऑफ कर दूंगा। उसको मैं बोलूंगा कि अगर मान लो कि मेरा फूड एंड बेवरेजेस का रिफंड था, गवर्नमेंट बोलता है आपको नहीं मिलेगा, मैंने उसको रिफंडेबल में ट्रांसफर करके रखा है, तो मैं उसको वापस ट्रांसफर करके फूड एंड बेवरेजेस के लेजर में डाल दूंगा, राइट।
टैक्स पेड अंडर आरसीएम, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि अगर आप आरसीएम की लायबिलिटी क्रिएट करते हो तो आपको जीएसटी पेड अंडर आरसीएम को डेबिट करना होगा। अगर आप उसका क्रेडिट लेते हो तो जीएसटी पेड अंडर आरसीएम को क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर आपने क्रेडिट ले ली और आपने पेमेंट नहीं किया तो आप उसको करंट लायबिलिटी में दिखाओगे। अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया बट क्रेडिट नहीं दिया तो आप उसको एसेट में दिखाओगे, क्योंकि आपका क्लेम करना बाकी है। वेरी सिंपल। अब रिपोर्टिंग ऑफ डिस्प्यूटेड डिमांड, अगर आप जीएसटी लॉ में देखोगे किस तरह से डिमांड क्रिएट होता है, तो गवर्नमेंट का काम, पहले डिपार्टमेंट का काम होता है कि पहले वो मुझसे कंसल्ट करेगा कि हम दोनों के हिसाब से क्या हम दोनों में डिस्प्यूट है, कि डिबेट है कि ये लायबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं। अगर डिबेट है उस समय तो इन दैट केस डिबेट के दौरान आपको कुछ रिपोर्ट नहीं करना। तो डिबेट है, मुझे लगता है लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आप बोलते हो लायबिलिटी होनी चाहिए, तो ये सिंपल है, डिबेट है। अगर डिपार्टमेंट मुझे डिबेट सॉल्व नहीं होता, डिपार्टमेंट बोलता है नहीं हमारे हिसाब से लायबिलिटी होनी चाहिए, हम बोलते हैं कि हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, तो डिपार्टमेंट एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा डीआरसी 01 में। ये शो कॉज नोटिस जो इशू करेगा डीआरसी 01 में, इसको हम क्या दिखाएंगे, प्रोविजन दिखाएंगे, बिकॉज ये हमारी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि दिस इन्वॉल्व्स प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विद रिलायबल एस्टिमेशन। मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं कंटेंट तो कर रहा हूँ, हो सकता है लेकिन कल मुझे पे करना पड़ेगा, मैं डिपार्टमेंट से हार जाऊंगा, तो मैं उसको प्रोविजन क्रिएट कर दूंगा उसका। अगर आपको कोई भी फ्यूचर में लायबिलिटी का प्रोविजन क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मोर लाइकली देन नॉट मैं हारूंगा नहीं, मतलब लाइकली है ऐसा कि मैं जीतूंगा केस, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, मतलब पॉसिबल तो है बट प्रोबेबल नहीं है। पॉसिबल और प्रोबेबल में डिफरेंस है। पॉसिबल मतलब चांस है, बट प्रोबेबल मतलब होने वाला है। पॉसिबल मतलब चांस है बट मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो मोर लाइकली कि नहीं होगा लायबिलिटी, तो मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाऊंगा नोट्स टू अकाउंट्स में। अगर देयर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत कम चांसेस है कि डिमांड आएगा, तो मैं उसको कहीं रिपोर्ट नहीं करूंगा, बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी, राइट। तो डीआरसी 01 में शो कॉज जाएगा, एएसएमटी 10 में स्क्रूटनी वाला नोटिस जाएगा। अगर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान कुछ होता है, स्क्रूटनी, ऑडिट या असेसमेंट, तो वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे, राइट। डिपार्टमेंट का कोई भी ऑडिट, स्क्रूटनी, कुछ भी प्रोसीडिंग चल रहा है तो भी ये आपका इसी बेसिस पे बाइफरकेट करेंगे, प्रोविजन, नोट्स टू अकाउंट्स या रिमोट पॉसिबिलिटी, इसके बेसिस पे बाइफरकेट। अगर एडवर्स ऑर्डर पास हो चुका है, हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया, अब हमें अपील में जाना है, राइट। तो ऑर्डर जब पास हो जाता है, अब मुझे चांसेस लग रहा है कि हाँ ये आउटफ्लो होगा, प्लीज रिमेंबर इसमें प्रोविजन क्रिएट नहीं होता, क्योंकि आप अपील में कब जाओगे, आप अपील में जाओगे जब आपको लगता है आप केस जीतने वाले हो। आप कैसे बोलोगे कि आप केस हारने वाले हो फिर भी आप अपील में जा रहे हो? मोर लाइकली देन नॉट कि आप केस जीतने वाले हो तो आप कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाओगे। अगर आपको एकदम श्योर पता है कि आप जीतोगे जीतोगे तो आप कुछ भी रिपोर्ट नहीं करोगे उस तरह। अब अगर एडवर्स ऑर्डर पास हो गया, मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया, मुझे अपील में जाना है, बट अपील फाइल करने का टाइम लिमिट ही चला गया, तब तो मुझे पे करना फ्यूचर में जरूरी है, तो मैं उसका प्रोविजन क्रिएट कर दूंगा कि मुझे क्रिएट करना जरूरी है। अगर आपका फेवरेबल ऑर्डर आ जाता, मतलब आपके फेवर में आपने जो डिसाइड किया तो वही ऑर्डर आ गया, तब तो बहुत ही अच्छा है, तो आपको कोई भी प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। प्रोविजन में आप क्या डिस्क्लोज करते हो? प्रोविजन में आपको कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड डिस्क्लोज करना पड़ता है, यानी कि पीरियड के बिगिनिंग में आपकी कितना प्रोविजन था जो आपने दिखाया था, पीरियड के एंड में कितना प्रोविजन है जो आप दिखा रहे हो, और आपने एडिशनल प्रोविजन ड्यूरिंग द पीरियड कितना क्रिएट किया, और उसमें प्रोविजन इस बार आपने घटाया कितना, राइट, और आपने रिवर्स कितना किया। ये सारी चीजें आपको प्रोविजन में डिस्क्लोज करनी पड़ती है। उसमें आपको यह दिखाना पड़ता है कि क्या नेचर का ऑब्लिगेशन है, कब आउटफ्लो होगा। आप जब बताओगे जीएसटी की लायबिलिटी है, इस दिन तक मटेरियलाइज हो सकता है, इसमें क्या अनसर्टेनिटी है हमारा और क्या पॉसिबल चांसेस है, क्या हमने अजम्पशन दिया जिसके बेसिस पे हमने प्रोविजन क्रिएट किया, और क्या अगर हमारी लायबिलिटी आती है तो क्या हम सामने वाले बायर से इसको रिकवर कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजों को आपको डिस्क्लोजर देना होगा अपने नोट्स टू अकाउंट्स में, अगर आप प्रोविजन क्रिएट करते हो। कंटिंजेंट लायबिलिटी में भी आपको बताना होगा किस तरह की लायबिलिटी है, जीएसटी की है, आईटीसी की, रिवर्सल की लायबिलिटी है, उसका कितना फाइनेंशियल इंपैक्ट आ सकता है वो आप बताओगे, उसका कितना अनसर्टेनिटी है वो आप बताओगे, और उसका कोई पॉसिबल रीइंबर्समेंट का चांसेस है क्या वो भी आप बताओगे। फिर कुछ कुछ अकाउंटिंग रेशियोज है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, आप उसको निकाल के रखो और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से आप कंपेयर करो। नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट बाय सेल्स, क्या जीएसटी भी उसी रेशियो में आपका पेमेंट हो रहा है जितना आपने प्रॉफिट दिखाया है, क्या कैश में आपका उतना ही पेमेंट हो रहा है जितना प्रॉफिट आ रहा है आपका। करंट रेशियो, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, आपने देखा कि मैंने कितनी लायबिलिटी रिपोर्ट की वर्सेस कितनी एसेट रिपोर्ट की, ये सारी चीजें हमारी एनालिसिस के लिए, रेशियोज हम निकालते हैं एनालिसिस के लिए, तो ये सारी चीजें आप निकालोगे। आईटीसी टू टोटल टैक्स, मतलब आपने कितना प्रोपोर्शन ऑफ टोटल टैक्स आईटीसी से पेमेंट किया, कितना कैश से किया। इनपुट टैक्स टू आउटपुट टैक्स रेशियो, मेरा आउटपुट टैक्स में से कितना इनपुट टैक्स है वो आप बताओगे। एसेट टर्नओवर, यानी मेरा टर्नओवर वर्सेस एसेट का क्या प्रोपोर्शन है। क्रेडिटर परचेज, यानी मेरा क्रेडिटर का क्या प्रोपोर्शन है, परचेज का क्या प्रोपोर्शन है उसमें। इन्वेंट्री टर्नओवर, मेरा टर्नओवर कितना है उसमें से स्टॉक कितना था, राइट। टर्नओवर वर्सेस इन्वेंट्री का आप रेशियो बताओगे। Any losses incurred during the year from any non-recurrent business hazard, यानी कि अगर आपने कोई लॉसेस इनकर किया जिसकी वजह से आपको आईटी से रिवर्स करना है तो वो भी आपको ऑडिट करना है। कोई फिक्स्ड एसेट या स्टॉक राइट ऑफ किया वो भी आपको ऑडिट करना है, वो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखोगे कि कहीं मैंने कोई फिक्स्ड एसेट राइट ऑफ किया, कहीं मेरा कोई स्टॉक का लॉस हुआ है, क्या मैंने उसका जीएसटी का ट्रीटमेंट किया, ये भी सारी चीजें आप देखने वाले हो। कोई अनयूजुअल सेल हुआ है क्या फिक्स्ड एसेट्स का, इस बार मैंने काफी सारे फिक्स्ड एसेट्स बेचे हैं क्या, अगर फिक्स्ड एसेट्स बेचे हैं तो क्या मैंने उसके ऊपर टैक्स लगाया है। सेल ऑफ अंडरटेकिंग ऑन गोइंग कंसर्न, अगर मैंने गोइंग कंसर्न पे गुड्स बेचा, अगर मान लो कि मैंने गोइंग कंसर्न पे आपका पूरा का पूरा अपना एक डिवीजन बेच दिया, कंपनी का एक डिवीजन बेच दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है, बट मुझे आईटीसी ट्रांसफर करना है, क्या वो मैंने किया है। तो इन सब का आप देखोगे रिपोर्टिंग मुझे करना पड़ेगा, मुझे अपने जीएसटी के नोट्स टू अकाउंट्स में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मैंने जीएसटी इंपैक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग की, रिपोर्टिंग के हिसाब से जीएसटी इंपैक्ट किया, बोथ वेज आपने किया कि नहीं। लिटिगेशन सेटलमेंट, फिर आपको ये देखना है कि कोई सेटलमेंट हुआ था कि लिटिगेशन का, उसका मैंने क्या ट्रीटमेंट किया। कोई लिक्विडेटेड डैमेजेस थे कॉन्ट्रैक्ट में, क्या वो मैंने रिसीव किए, राइट। मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट था उसके अगेंस्ट में मैंने कोई लिक्विडेटेड डैमेजेस रिसीव किए, तो उसका मुझे ट्रीटमेंट बताना होगा, क्योंकि लिक्विडेटेड डैमेजेस में आपका क्वेश्चन आ जाएगा क्या ये अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आती है। अगर आप देखोगे अग्रीइंग टू फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, उस पर लायबिलिटी आती है, तो क्या ये उस तरह की लायबिलिटी आ सकती है। नेक्स्ट, आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कारों में बताना है। कारों में आपको ये, अगर आपका कंपनी इज लायबल फॉर रिपोर्टिंग अंडर कारो, तो आपको ये सारी चीजें रिपोर्ट करके बतानी होंगी। वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, क्या मैंने अपना अनडिस्प्यूटेड, यानी कि ऐसे ड्यूज जो मेरे और डिपार्टमेंट के हिसाब से डिस्प्यूटेड नहीं है, हम दोनों के हिसाब से लायबिलिटी बननी चाहिए, देयर इज नो डिस्प्यूट, क्वेश्चन ही नहीं है डिस्प्यूट का, क्या वो अनडिस्प्यूटेड जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है, क्या इंक्लूडिंग जीएसटी, क्या वो मैंने टाइम पे अथॉरिटीज को डिस्बर्स किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो मुझे उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी होगी, राइट। अगर नहीं तो एक्सटेंट ऑफ अरियर्स, कितना मेरा ड्यूज है आउटस्टैंडिंग एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मेरा कितना ड्यूज है, राइट। मतलब ड्यूज मतलब क्या है, जो अक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया, ऐसा नहीं है जो आउटस्टैंडिंग है लेकिन ड्यू नहीं हुआ, समझ रहे हो आप। मार्च की लायबिलिटी अप्रैल में ड्यू होगी, इसका मतलब नहीं है कि वो मार्च को आप रिपोर्ट करोगे कि वो ड्यू आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो ड्यू ही नहीं हुई है। एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को आपको देखना है कोई भी ऐसी लायबिलिटी थी क्या जो आउटस्टैंडिंग थी और आपने पेमेंट नहीं किया है, और कब तक पेमेंट नहीं किया है, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट व्हेन इट बिकेम पेएबल, जिस दिन से वो पेएबल था उससे 6 महीने। ड्यू डेट क्या होता है, यानी कि लास्ट डेट जब हमें अपना इंटरेस्ट पेनल्टी के बिना पेमेंट करना था, लॉ के हिसाब से जो ड्यू डेट है, जैसे 3B का ड्यू डेट 20 तारीख है। डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ स्टे, किस दिन आपका एक्सपायर हो गया स्टे,
डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, राइट, फिर कितना मेरा इंस्टॉलमेंट है, ये सारी चीजों को आप इंडिकेट करोगे। स्टेटमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स। 6 महीने से ज्यादा अगर कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है आपके, तो आपको इस फॉर्मेट रिपोर्ट करना है कि मेरा कौन सा ड्यूज था, जीएसटी का, जीएसटी एक्ट का, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का ड्यूज था, अमाउंट कितना था, किस पीरियड से रिलेटेड था, कौन सा ड्यू डेट था और मैंने एक्चुअल में कब पेमेंट किया है उसका। तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है, रेगुलरिटी ऑफ डिपॉजिट, मतलब आपको देखना है क्या वो रेगुलर है डिपॉजिट करने में, और आपको ये भी देखना है कि कहीं रेगुलर तो है और डिफॉल्टर है, मतलब रेगुलरली वो लोग लेट करते हैं रिटर्न फाइलिंग में, बट फाइनेंशियल ईयर एंड के जस्ट पहले उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। तो आपको देखना है कि इन दैट केस आपको केस टू केस बेसिस पे देखना है कि आप वो रेगुलर डिफॉल्ट करते हैं। आपको इंटरनल ऑडिटर का ओपिनियन देखना है, उनका पास्ट स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस देखना है, उन्होंने कैसे किया है। अगर वो देखते हैं आप डिफॉल्टर है तो भी आप रिपोर्ट करोगे, राइट। What if vendor has not deposited the taxes and entity knowingly does business with that vendor? मतलब अगर आपका जो पार्टी है वो रेगुलरली टैक्स डिपॉजिट नहीं करता है बिकॉज आपके जो वेंडर्स है वो डिपॉजिट नहीं करते, मतलब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं आपको ऑडिट कर रहा हूं, आपके जो सप्लायर है वो रेगुलर डिपॉजिट नहीं करते, इस वजह से आपकी लायबिलिटी बनती है, तो भी आप देखोगे उसको। ITC availed on incorrect documents without specified particulars or ineligible ITC avail। क्या आप रेगुलरली ITC अवेल कर रहे हो विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, विदाउट प्रॉपर रिकंसिलिएशंस? क्या आपकी लायबिलिटी ऐसी है जो आपको लगता है कि ITC जो अनडिस्प्यूटेड ITC है जो होना ही नहीं चाहिए अवेल, फिर भी आप जानबूझ के अवेल कर रहे हो? ऑडिटर आपका SCN का रिप्लाई देखेगा, शो कॉज नोटिस का, GSTR 9 का, 9C का। ऑडिटर का काम है सारी चीजों को देखना और समझना कि कोई भी लायबिलिटी ड्यू होनी चाहिए क्या जो अभी तक पे नहीं हुई है। GSTR 9 में आपने कोई लायबिलिटी दिखाई, आप पेमेंट करना भूल गए, राइट। नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन केस ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट्स, इनकरेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई या क्लासिफिकेशन, कोई स्पेसिफिक इवेंट्स के हिसाब से आपको रिपोर्ट नहीं करना, राइट। फिर आपको मैनेजमेंट से, अगर आप कुछ भी रिपोर्टिंग करते हो अपने ऑडिट के अंदर में, आपको मैनेजमेंट से डिस्कस करना है उन्होंने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं वो रेगुलरली स्टैट्यूटरी ड्यूज पेमेंट करने का, उनका क्या प्रोसीजर है, क्या वो जानबूझ के डिले करते हैं, उनका क्या कारण है और कब वो करते हैं, क्या प्रोसेस है उनका, वो आपको समझना है। फिर आप उनसे एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लोगे, MRL, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, कि उनके कितने सारे ड्यूज हैं और वो आइडेंटिफाई करके आपको बताएंगे कितने सारे ड्यूज हैं जो मोर देन 6 मंथ्स हैं, और वो सारे इंफॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट से लेना है कि कितने केसेस ड्यूज है, कितना डिस्प्यूटेड है, कितना अनडिस्प्यूटेड। वेरीफाई स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट विद द अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। मैनेजमेंट से मुझे स्टेटमेंट वेरीफाई करना है, अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड से मुझे वेरीफाई करना होगा, राइट। प्रिपेयर अ कैलेंडर ऑफ डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूज। आपको एक आइडियली एक कैलेंडर बनाना चाहिए कि किस किस दिन लायबिलिटी ड्यू थी, किस किस दिन पेमेंट हुई है, ये सारे आपके पास हैंडी होने चाहिए रिकॉर्ड्स। फिर नेक्स्ट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, whether statutory dues have not been deposited on account of any dispute। अभी तक हम अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात करते हैं, यानी मेरे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, मैं गवर्नमेंट हूँ, आप टैक्स पेयर हो, हम लोग दोनों अग्री करते हैं कि ये डिपॉजिट होना चाहिए था। अब है डिपॉजिट, अगर मान लो कोई डिस्प्यूट है, मेरे हिसाब से डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए, तो इसके बेसिस पे हम दोनों एक केस फाइट कर रहे हैं। तो इन दैट केस भी आपको कारों में डिस्प्यूट मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से ड्यूज थे जिसके ऊपर अभी भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कौन से स्टैट्यूट में पेंडिंग है, कितना क्या नेचर का ड्यूज है, कौन से पीरियड का ड्यूज है और कौन से फोरम में वो पेंडिंग है, राइट। कौन से मतलब एपेलेट अथॉरिटी में है कि ट्राइब्यूनल में है कि हाई कोर्ट में है, आपको ये सारी चीजें बतानी जरूरी है, राइट। खाली रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा। राइट, अब आपको क्या करना होगा, ऑडिट प्रोसीजर क्या करना होगा, पहले तो आप मैनेजमेंट से लो कि आपका कहाँ डिस्प्यूट्स पेंडिंग है, आप बताओ। और ऐसे केसेस में जहां पे ऑर्डर पास हो गया और अभी तक डिमांड पे नहीं हुआ है, अनडिस्प्यूटेड है वो, शो कॉज नोटिस हो गया बट हमने रिप्लाई नहीं किया है। शो कॉज नोटिस खाली अगर हुआ है तो आप उसको ड्यूज नहीं बोलोगे, ऑर्डर पास होने के बाद भी ड्यू हो सकता है,
डिपार्टमेंट ने बोला शो कॉज करके बताओ क्यों आपका ये ड्यू नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट अ डिमांड। फिर आप डिमांड ऑर्डर स्टडी करोगे कि कौन सा डिमांड ऑर्डर स्टेड है, कौन सा अपील फाइल है, कौन सा अपील फाइल नहीं है। अगर अपील फाइल नहीं है तो क्या मैंने पेमेंट कर दिया, और अपील फाइल करने का टाइम लिमिट लैप्स हो चुका है क्या, ये सारी चीजें आप दोगे। और आपने कोई एमनेस्टी स्कीम ऑप्ट किया है क्या। एमनेस्टी स्कीम मतलब डिपार्टमेंट और हम दोनों ने डिसाइड किया कि ये ड्यूज है, लेकिन कौन लड़ेगा, आपका भी टाइम वेस्ट मेरा भी टाइम वेस्ट, इतना पे करते हैं काम खत्म। तो ऐसा भी कुछ है क्या। या फिर मैंने कुछ प्रोटेस्ट में पेमेंट किया, मैंने कोई भी ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट पे किया, तो वो भी मुझे रिपोर्ट करना है यहाँ पे। अब आप रिपोर्ट कैसे करोगे, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को आप कैसे रिपोर्ट करोगे। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज हैव बीन रेगुलरली डिपॉजिटेड बाय द कंपनी, आप ये बोल सकते हो। पार्शियली सेटिस्फाइड अगर आप रहते हो, पूरा सेटिस्फाइड रहते हो तो रेगुलरली बोलोगे, पार्शियली सेटिस्फाइड रहते हो तो आप बोलोगे हैव बीन रेगुलरली डिपॉजिटेड बट देयर हैज बीन अ स्लाइट डिले इन अ फ्यू केसेस, कुछ केसेस पे कुछ डिले हुआ है। पार्शियली नॉट सेटिस्फाइड मतलब कि अनडिस्प्यूटेड डिपॉजिटेड हैव जनरली नॉट बीन रेगुलरली डिपॉजिटेड दो द डिलेज आर नॉट सीरियस, मतलब आप बोलोगे जनरली ये डिपॉजिट नहीं किए गए हैं, लेकिन ये जो डिलेज हैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। अगर आप पार्शियली नॉट सेटिस्फाइड हो, एकदम ही नॉट सेटिस्फाइड हो, तो आप बोलोगे हैव नॉट बीन रेगुलरली डिपॉजिटेड, तो आप ये लिखोगे, राइट। अब आप नोट्स टू अकाउंट्स को वेरीफाई कर रहे हो कंपनी का, राइट। तो आपको क्या करना होगा इन दैट केस, आप देखोगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जीएसटी ऑडिट में क्या जो इंपैक्ट पड़ता है आपका। एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ टैक्स रिपोर्टिंग, क्या आपने टैक्स रिपोर्टिंग अपना विदाउट टैक्सेस किया है, मतलब जीएसटी को अलग से दिखाया है। बहुत लोग 100 रुपीज प्लस 18 रुपीज टर्नओवर में 118 दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में 100 रुपया आपका अलग होता है, 18 रुपया आपका अलग होता है। 100 रुपया टर्नओवर में, 18 रुपया जीएसटी। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके हिसाब से आप देखोगे अपना कि आपने जीएसटी का रिपोर्टिंग सही किया है। टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन, आप बुक्स में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हो, जब ड्यू होता है या फिर जब इनवॉइस रेज होता है। ड्यू होता है और इनवॉइस रेज नहीं हुआ तो आपके बुक्स और रिटर्न में डिफरेंस दिखेगा, राइट। फिक्स्ड एसेट में कैपिटलाइजेशन पॉलिसी, आपको ये याद रखना है कि आईटीसी आपको तभी मिलता है इन केस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आप उसको कैपिटलाइज नहीं करते। तो आप किस बेसिस पे कैपिटलाइज करते हो, किस बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन लेते हो। अगर आप कैपिटलाइज करते हो और अगर आप कैपिटलाइजेशन पॉलिसी रॉन्ग है तो आपको देखना होगा आईटीसी आप सही ले रहे हो। डेप्रिसिएशन आप नहीं ले सकते ऑन द आईटीसी कंपोनेंट। अगर आप आईटीसी कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन लेते हो दैट इज रॉन्ग। अगर आप कुछ खरीद रहे हो और आप उस पर डेप्रिसिएशन लेना चाहते हो तो आईटीसी कंपोनेंट पे आप नहीं ले सकते। तो आप देखोगे क्या सिस्टम फॉलो हो रहा है, उसके बेसिस पे क्या आईटीसी आपने सही लिया, राइट। फिक्स्ड एसेट विदाउट वैल्यू ट्रांसफर और डिस्पोज्ड ऑफ, आपने फिक्स्ड एसेट ट्रांसफर किया है क्या, कोई राइट ऑफ हुआ है क्या फिक्स्ड एसेट, उसका आपने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का जीएसटी में ट्रीटमेंट सही किया कि नहीं, और उसका रिपोर्टिंग आपने सही किया कि नहीं प्रॉफिट या लॉस का, वो आपको देखना है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपने फिक्स्ड एसेट बेचा है उसका प्रॉफिट और लॉस आपको देखना है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कोई आप गुड्स कैसे मेंटेन करते हो, उसका इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई आपका परचेज से, आउटवर्ड सप्लाई आपके सेल से। लॉस स्टोलन रिटन और डिस्ट्रॉयड, इसका आपने आईटीसी रिवर्सल प्रॉपर्ली किया है कि नहीं। लीज पे अगर आप ले रहे हो तो क्या लीज का ट्रीटमेंट आपने सही किया कि नहीं, आपने रेंट पे लिया, उसका रिकॉग्निशन ऑफ लीज पेमेंट किया, टाइम पीरियड ऑफ लीज कितने दिन का लीज था। फिर बाइफरकेशन बिटवीन परक्विजिट एंड गिफ्ट, एम्प्लॉय में आपको याद रखना है कोई परक्विजिट होता है, यानी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में अगर आप कुछ देते हो तो उस पर कुछ टैक्स नहीं लगता। गिफ्ट अगर आप देते हो तो मोर देन 50,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर टैक्स लगता है। तो क्या पॉलिसी फॉलो कर रहे हो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस का। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस का, उसका क्या एक्सचेंज रेट लेते हो, कस्टम्स के हिसाब से लेते हो कि आरबीआई का लेते हो, और उसके बीच में डिफरेंस आप निकाल के जीएसटी सही दे रहे हो कि नहीं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर आपको बताने अकाउंटिंग पॉलिसीज आप जो फॉलो करो। गोइंग कंसर्न एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, वो आपने सही किया कि नहीं, मतलब आपको देखना है कि गोइंग कंसर्न था कि नहीं, या फिर कोई बिजनेस एसेट ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर हुआ है क्या। अगर हाँ तो क्या आपने उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई दिखा के आईटीसी ट्रांसफर किया, बिकॉज अगर आपने गोइंग कंसर्न पे नहीं ट्रांसफर किया है कोई चीज को तो टैक्स लगेगा।
अगर आप गोइंग कंसर्न पे किसी चीज को ट्रांसफर करते हो तो फिर एग्जाम सप्लाई माना जाएगा और आप आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हो। क्या ये हुआ है कि नहीं? अक्रूवल या फिर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जीएसटी आपका अक्रूवल बेसिस पे होता है। अगर आपने अकाउंटिंग कैश बेसिस फॉलो की तो आपने उसका रिको प्रॉपर्ली कैसे मेंटेन किया। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, आपने एक्सपेंडिचर जो है वो कंस्ट्रक्शन पे जो किया है उसका आपने क्या ट्रीटमेंट किया, क्या उसका आईटीसी लिया। कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन का आपने क्या ट्रीटमेंट किया, क्या आपने प्रॉपर्ली उसको डिस्क्लोज किया जो मैंने आपको बताया था आज। वैल्यूएशन वर्सेस वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने क्या वैल्यू पे फिक्स्ड एसेट किया है। मटीरियलिटी ऑफ आइटम डिस्क्लोज, आपने जो डिस्क्लोजर किया है उसका कितना मटीरियल है वो आइटम। अगर वो मटीरियल है और आपने उसका कोई ट्रीटमेंट आप जीएसटी में करना भूल गए हो तो आपको देखना पड़ेगा, और जीएसटी में कोई मटीरियल आइटम है और आप उसको डिस्क्लोज करना भूल गए हो तो भी देखना पड़ेगा, राइट। रिकग्निशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, उसमें जीएसटी में आपको कोई आपने सेल किया, आपको जीएसटी आप लगाए हो, कोई प्रॉफिट हुआ है उससे, उसका क्या ट्रीटमेंट किया है आपने। ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर आपको देखना पड़ेगा कि ऑडिटर का क्या ओपिनियन है। अगर आप ऑडिटर का ओपिनियन देखोगे, उसके बेसिस पे आप ओपिनियन फॉर्म करते हो अपना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या वो ओपिनियन जो फॉर्म किया गया है उसके बेसिस पे आपका जीएसटी ऑडिट इंपैक्ट होता है क्या। इसका मतलब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं उन्होंने जो लिखा था अपने ओपिनियन में, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने जो अपने ओपिनियन में लिखा था, क्या वो ओपिनियन आपके ऊपर भी अप्लाई करता है, क्या जीएसटी में उसका इंपैक्ट आएगा। कोई क्वालिफिकेशन या नेगेटिव कमेंट था, क्या उसका इंपैक्ट आपके ऊपर आ रहा है। फाइंड एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिमार्क्स बाय द ऑडिटर, कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट था अगर, तो उसका क्या रिमार्क्स दिया ऑडिटर ने, राइट। इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस, कोई भी इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस थे उसके वजह से आपको लगता है जीएसटी में आपको लग रहा था कोई इनवॉइस छूट गया, ऑडिटर बोलता है बहुत सारे इनके एक्सपेंसेस के एंट्री छूट जाते हैं, तो उससे जीएसटी का आईटीसी पे भी इंपैक्ट आ सकता है, राइट। तो आपको उस पर कमेंट करना होगा। सेल बिल कभी कभी रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, इस तरह का मिस्टेक्स होता है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपके सही से रिपोर्ट हो रहे हैं। कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप रेगुलरली कंप्लाई कर रहे हो, वो आपको बताना होगा। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बीइंग मेंटेन्ड, क्या आपके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है, उस पे जीएसटी का इंपैक्ट सही लिया हुआ है। पेंडिंग लिटिगेशन, अगर आपका कोई लिटिगेशन है जिससे बहुत बड़ी लायबिलिटी है, 100 करोड़ की लायबिलिटी आ गई, तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट होगा, ऑडिटर के रिपोर्ट में उसको कमेंट डालना जरूरी है, राइट। बैलेंस शीट पीएल या कैश फ्लो, अगर आपके बैलेंस शीट पीएल में आपको पता है कि कुछ परचेजेस या सेल्स नहीं दिखाए गए हैं, तो क्या आपके बुक्स वर्सेस रिटर्न्स में कोई इंपैक्ट आ रहा है, तो ऑडिटर उसके ऊपर कमेंट करेगा। बोर्ड रिपोर्ट में यानी कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कमेंट आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कि कंपनी का क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स चल रहा है। बोर्ड कमेंट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट पे बोर्ड कमेंट करेगा कि क्या उनके हिसाब से, क्योंकि ऑडिटर जब कुछ बोलता है तो बोर्ड का काम है उसको बताना, जस्टिफाई करना अपने आप, उसका कमेंट के हिसाब से भी आपको स्टडी करना पड़ेगा क्या जीएसटी का क्या इंपैक्ट पड़ा। अगर ऑडिटर ने बोला कि अपनी आईटीसी भूल जाते हैं तो बोर्ड बताएंगे क्यों वो छोड़ते हैं वो आईटीसी। कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट्स विद रिलेटेड पार्टीज, अगर आपका कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है तो उसके ऊपर वैल्यूएशन का प्रोविजन सेपरेटली अप्लाई होता है। तो आपको देखना है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उससे क्या सेल्स हुए, क्या उससे जीएसटी वैल्यूएशन आपका इफेक्ट हो रहा है। सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट कंपनीज के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उन सबके बीच से जो कॉन्ट्रैक्टर हो उसमें क्या वैल्यू ले रहे हो, क्या जीएसटी चार्ज कर रहे हो, क्या वो सही है जीएसटी या इनकरेक्ट है, बेस्ड ऑन जीएसटी लॉज आपको देखना पड़ेगा। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे बोर्ड कमेंट करेगा कि उनके हिसाब से ये पूरा सही से फॉलो हो रहा है। कोई भी मटेरियल ऑर्डर कोर्ट या ट्राइब्यूनल कोई मेजर ऑर्डर आया जिससे फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट होता है तो बोर्ड को भी कमेंट करना पड़ेगा। और फाइनली बोर्ड को बताना पड़ेगा क्या उनका अकाउंट्स और रिकॉर्ड सफिशिएंट था, उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसीज जजमेंट स्टैंडर्ड्स प्रॉपर्ली फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं, राइट। विद दिस once again I give you a very big thanks for giving a very patient hearing to this video. Thank you everyone. आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।